एक और टॉपिक पे आते हैं जो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है, विच इज अनलिस्टेड शेयर्स। फ्रॉड्स हो सकते हैं इसमें क्योंकि कोई सेबी नहीं है यहाँ पे बचाने के लिए। इट्स लाइक अ बायर एंड अ सेलर बाइंग इन द ग्रे मार्केट। आई थिंक अनलिस्टेड शेयर्स नोटोरियस इसलिए हो गए थे क्योंकि HDB फाइनेंशियल का न्यूज आया था कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट में इट वाज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, लेकिन जैसे IPO लिस्ट हुई वो प्राइस बैंड वाज 40% लोअर देन जो ओरिजिनल अनलिस्टेड शेयर वाला प्राइस था। तो क्या आपको लगता है आर अनलिस्टेड शेयर्स वर्थ द हाइप? तो कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अनलिस्टेड स्पेस में है वो है लिक्विडिटी। आप जब चाहे खरीदो जब चाहे बेच नहीं सकते। प्रॉब्लम्स एग्जिट, और मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अनलिस्टेड स्पेस से दूर ही रहना चाहिए। जल्दी कमाई के चक्कर में अपना पैसा नुकसान ना करें। लेट्स से किसी की मंथली सैलरी इज अराउंड 50,000 रुपीज़ अ मंथ, उनको चाहिए 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में, उसके लिए कौन से 3 स्टेप्स है जो ये फॉलो कर सकते हैं टू अचीव दैट गोल? तो मैं आपको 3 नहीं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। What do you think about stocks जैसे कि Zomato और एनी स्टॉक जिसका पी तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इन्वेस्टर्स फिर भी उसके क्रेज के पीछे भागते ही जा रहे हैं, राइट? वेट, व्हाई यू स्माइलिंग? डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि इनमें से एक कंपनी तो मेरे पास भी है। बता देता हूँ क्या हो रहा है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है और मैं एक इन्वेस्टर हूँ। जोमेटो जब लॉस मेकिंग थी और जैसे ही उसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, 2, 4, 5, 7, 8, 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और उसका शेयर प्राइस 250 रुपए पहुंच गया। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसका पी तो बहुत बढ़ गया, अभी तो कुछ ही प्रॉफिट दिखाया है, आगे जाके उसका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। इस लॉजिक से हम फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हैं उस कंपनी में और उस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, हमें ऐसी कंपनियों को देखना चाहिए पेग, विच इज PEG, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ। एक कंपनी है जो रिसेंटली न्यूज में बहुत इट वाज मेकिंग द राउंड्स, जेंसॉल नाम की। उस कंपनी में क्या हुआ था कि नेट प्रॉफिट तो था लेकिन नेगेटिव कैश फ्लोज भी थे। बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड आई एम श्योर मार्केट में अभी भी कई सारे ऐसे जेंसॉल्स हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हम ऐसे टाइप के कंपनीज को कैसे अवॉइड करें? बहुत इंपॉर्टेंट जानना है लोगों के लिए। जेंसॉल लोग ब्लू स्मार्ट से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, वही कंपनी है जिनकी ब्लू स्मार्ट कैब्स है। आई मिस ब्लू स्मार्ट। और फर्स्ट मिस दैट। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। बेसिकली हमें गार्ब स्क्रीनर, वैल्यू स्क्रीनर तो समझ आ गया है। व्हाट अबाउट कोई और हटके स्क्रीनर जो मतलब थोड़ा ऑफ बीट लॉजिक हो, जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं कंपनीज को? एक आपके लिए यूनिक स्क्रीनर बनाते हैं। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिलेटिवली सेफ माना जाता है? कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है क्या? देखिए, जब मार्केट गिरती है तो हमें बचना होता है। तो अब देख रहे हैं कि कौन सा कम गिरेगा या थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इस सिनेरियो में जनरली डिफेंसिव्स काम आते हैं। एक टिप दे देता हूँ। अभी तक का आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है? तो ना ही कोई स्टॉक है, ना ही कोई रैंडम क्रिप्टो करेंसी है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो मुझे अभी भी 12% का फिक्स रिटर्न प्री टैक्स मिलता है, उस जमाने में जहां पर इन्फ्लेशन 5-6% है। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, मुझे वो रिटर्न मिलेगा। इस समय के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो मेरा जो बेस्ट रिटर्न है, मेरा जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी शुरू हुई? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 2 चीजें बताता हूँ इसमें। सबसे पहले क्या हुआ कि बचपन से ही ना मैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को देखता था। सुबह 9 बजते हैं, CNBC TV 18 खुल जाता है और मेरे घर पे वो एक स्क्रीन चलना शुरू होती थी, यहाँ पे सारे प्राइसेस दिखते हैं स्टॉक के, टिकट टेप टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, वो टिकट देख देख के बड़ा हुआ तो मुझे समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है। दूसरी कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे मामा जी वो भी बहुत इन्वेस्ट करते थे और उन्होंने 94-95 के अराउंड मेरे सारे रिलेटिव्स और सारे रिश्तेदार जो उस समय थे सबको एक पोस्ट कार्ड भेजा। और उसमें क्लियरली लिखा था 1000 से 2000 इन्फोसिस के शेयर खरीद लीजिए और भूल जाइए। आपको बता दूं फॉर रेफरेंस कि आज वो 1 से 2000 शेयर, 1000 इन्फोसिस का शेयर आज वो कुछ 35 to 37 करोड़ के अराउंड है। ओह, दिस इज वन ऑफ दो स्टोरीज क्या? इसी को देख के मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। बट पहली इन्वेस्टिंग ना ही मेरी म्यूचुअल फंड थी, ना ही मेरी स्टॉक्स थी। वो बोरिंग ओल्ड PPF से हमने स्टार्ट करा। वो आज भी मेरे पास है और मेरे घर में जो भी 18 ईयर्स प्लस होता है उसका एक PPF अकाउंट खुल जाता है। मैंने धीरे धीरे फिर कुछ स्टॉक्स लेने शुरू करे, एक पोर्टफोलियो बनाया and just going good now. तो आपके पोर्टफोलियो का ब्रेकअप क्या है? मेरे पोर्टफोलियो का ब्रेकअप आई वुड हैव अराउंड 60% टुवर्ड्स इक्विटी एंड 20 to 30% वुड बी अराउंड डेट की तरफ, जो कि बॉन्ड्स और FD मिलाकर है,
और 10% उसमें करीब मैं गोल्ड और सिल्वर के बीच में टू एंड फ्रो करता हूँ। गॉट इट। एंड आपके पोर्टफोलियो में कौन से 5 स्टॉक सबसे टॉप परफॉर्मिंग है? उनके सिलेक्शन के पीछे रीजन क्या है? अनिमा, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है ना, मुझसे पूछा जाता है कि आपके पास वो कौन से स्टॉक हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज तो आपको ऑफकोर्स मैं वो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, बट मैं स्टॉक्स इसलिए अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो स्टॉक बदलते रहेंगे। आज आपको मैं एक स्टॉक बता दूंगा, लोगों को लगेगा वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, वो स्टॉक ले लेंगे, बट वो आपको क्या पता कि मैं 3 से 6 महीने बाद वो स्टॉक बेच दूं। और ये भी बात हो सकती है कि जो आज स्टॉक है मैंने शायद वो 5 साल पहले लिया हो 100 रुपए में, आज वो 1000 का है, आपको 1000 में अच्छी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो रादर देन उसकी पीछे साइकोलॉजी समझते हैं कि कैसे वो स्टॉक खरीदने चाहिए, और बहुत सिंपल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जाइए बैलेंस शीट खोलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना स्टॉक खरीदा। चलिए एक नाम ले लेता हूं, भारती एयरटेल। बाकी 4 नाम भी आई एम होपिंग आप बता दोगे। बिल्कुल, कोशिश रहेगी। 3-4 साल पहले के करीब मैंने धीरे धीरे भारती एयरटेल लेना शुरू करा। देखिए, हमें अपना होराइजन को बड़ा करना है। मैं आपको बताता हूं क्या लॉजिक है। इंडिया में मोटा मोटी 3 कंपनियां हैं जो कि टेलीकॉम चलाती है। आपके पास फोन है, फोन में सबके पास सिम है, या तो वोडाफोन आइडिया होगा, या एयरटेल होगा, या जियो होगा। सबसे ज्यादा चांसेस जियो के, क्योंकि जियो की 40% मार्केट शेयर है, 33% एयरटेल का है, कुछ 17-18% वोडाफोन का रह गया, और वोडाफोन का धीरे धीरे शेयर कम हो रहा है ना। ये बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप इंडिया में बिलीव करते हैं, कोई फोन तो बंद हो नहीं जाएंगे, सिम कार्ड तो लोग छोड़ नहीं देंगे, तो हमें टेलीकॉम सेक्टर में अगर पार्टिसिपेट करना है तो 2 ही कंपनी बचती हैं, जियो हो गया या एयरटेल हो गया। अब दोनों में से कौन सा लें, या तो दोनों ले लीजिए, कहानी खत्म। दूसरा तरीका देखने का है कि एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं, आरपू। 200 रुपए के करीब आरपू है आपकी जियो की, और 250 के करीब आरपू है भारती एयरटेल की। इससे क्या समझ आता है कि भारती एयरटेल के पास रेवेन्यू का स्कोप ज्यादा है, मतलब उसके पास अच्छे कस्टमर हैं जो कि ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो इसी लॉजिक से कुछ मैंने शुरू करा एयरटेल लेना, और आज कुछ 600 के अराउंड मैंने लिया था, कुछ 2000-2100 का शेयर हो गया। तो हमें थोड़ा होराइजन बड़ा करना है, सोचना है, हम अराउंड जाते हैं। आज देखिए क्या होता है, हम हर दूसरे महीने हॉलिडे पे जा रहे हैं। ये आप देखते होंगे, इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो साल में 3-4 हॉलिडे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन सा सेक्टर है? मेरे अकॉर्डिंग होटल इंडस्ट्री। इस प्रकार के सेक्टर्स चुनने हैं, उसके टॉप कंपनीज देखनी है और फिर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, हमने ओवर कॉम्प्लिकेट करा हुआ है। अभी तक का आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है? देखिए, मैं कभी भी कहीं इन्वेस्ट करता हूं ना, तो मेरा एक वर्ड है जो मैं हमेशा अपने लिए सिंप्लीफाई करने का रखता हूं कि मुझे हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए। देखिए, रिटर्न बहुत जगह मिल जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी में तो ओवरनाइट पैसे डबल भी हो जाते हैं। हाँ। हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है। 80s और 90s में क्या होता था, 12 से 13%, मेरे फादर आज भी बताते हैं 12 से 13% एफडी का रिटर्न मिलता था। बट मैं उनको बताता हूं कि पापा जी, उस समय इन्फ्लेशन भी तो 10-11% था। आज क्या है, इन्फ्लेशन कुछ 5-6% है, एफडी का रिटर्न 7% है, और आप स्टॉक्स का जनरली लोग आप देखेंगे एसआईपी में लोग बोलेंगे 12% रिटर्न बनता है, 12 से 13%। ठीक है, इन्फ्लेशन 5 से 6% है। इस समय के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो मेरा जो बेस्ट रिटर्न है, मेरा जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। तो ना ही कोई स्टॉक है, ना ही कोई रैंडम क्रिप्टो करेंसी है। ये क्या है, मुझे ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो मुझे अभी भी 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है। ओके। 12% का फिक्स रिटर्न प्री टैक्स मिलता है उस जमाने में जहां पर इन्फ्लेशन 5-6% है। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, मुझे वो रिटर्न मिलेगा। तो किस टाइप के बॉन्ड्स है ये? मतलब आर दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, या फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये बॉन्ड्स अभी इशू नहीं हो रहे हैं, ये बॉन्ड्स कुछ सालों पहले इशू हो रहे थे। ये पीएसयू कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन्होंने इशू करे थे ये बॉन्ड्स। उस समय ये 9-9.5%, 10% तक टैक्स फ्री रिटर्न मिलते थे, तो मैंने उस समय इनमें सब्सक्राइब करा था। ये करीब 20 से 25 साल के बॉन्ड्स हैं, मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी हैं, और मुझे काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ये तो सही में बढ़िया स्कीम लग रही है, which I had no idea about. I'm going to study this afterwards. 100%. Speaking of stock selection, एक कंपनी है जो रिसेंटली न्यूज़ में बहुत इट वाज मेकिंग द राउंड्स, जेंसॉल नाम की। उस कंपनी में क्या हुआ था कि नेट प्रॉफिट तो था लेकिन नेगेटिव कैश फ्लोज भी थे। बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, एंड आई एम श्योर मार्केट में अभी भी कई सारे ऐसे जेंसॉल्स हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हम ऐसे टाइप के कंपनीज को कैसे अवॉइड करें? बहुत इंपॉर्टेंट जानना है लोगों के लिए। जेंसॉल लोग ब्लू स्मार्ट से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, वही कंपनी है जिनकी ब्लू स्मार्ट कैब्स है। आई मिस ब्लू स्मार्ट। और फर्स्ट मिस दैट। क्या हुआ इस कंपनी के साथ, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही थी। ये वैसा हो गया कि पेपर में प्रॉफिट है बट पॉकेट में कुछ नहीं आया। क्या मतलब है इसका? तो कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखाया बट कंपनी के वो कैश फ्लो ऑपरेशंस में नहीं आया। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे और भी जेंसॉल्स होंगे। हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि कंपनी ने सेल्स तो बुक कर दी
बट कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, मतलब हाई रिसीवेबल्स हैं, कैश जनरेट नहीं हो रहा है कंपनी का, बट और कंपनी को चलाने के लिए डेट रेज करना पड़ा है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए। कोई भी कंपनी है जो कि बहुत सारा कैश जनरेट करती है तो उनके जनरली ये रेशियोज हाई होते हैं, बट इसका सिंपल मतलब है कि कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है या कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, क्या वो अपने सीएफओ में आ रहा है, मतलब उसके ऑपरेशंस में आ रहे हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। बेसिकली हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सीएफओ डिवाइडेड बाय एबिटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एबिटा। एबिटा एक बेसिकली मेजर है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, कि कितना प्रॉफिट कैश फ्लो में आ रहा है। तो ये रेशियो 65 to 70% कम से कम होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी पर, बट एज अ थंब रूल 65-70% ये रेशियो होना चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि कंपनी मान लीजिए प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आपको दिख रहा है, बट 25 से 30% कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्ट ऑपरेशन से नहीं आ रहा है, अदर सोर्सेज से आ रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है कि कंपनी के ऑपरेशंस ठीक नहीं है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आप नेक्स्ट जेंसॉल में ना इन्वेस्ट करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टॉक्स जैसे कि जोमेटो और एनी स्टॉक जिसका पी तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स फिर भी उसके क्रेज के पीछे भागते ही जा रहे हैं, राइट? वेट, व्हाई यू स्माइलिंग? डिस्क्लोजर देता हूं कि इनमें से एक कंपनी तो मेरे पास भी है, ठीक है? बता देता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है और मैं एक इन्वेस्टर हूं। बीएसई आज कुछ 2800-2900 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 3000 का हाई लगा चुका है। मेरे पास ये शेयर 138 रुपीज का है, 138 का है, 21-22 टाइम्स ये मुझे रिटर्न दे चुका है। अभी तो मैंने इसमें अपने डिविडेंड्स ऐड नहीं करे। तो ऐसी कंपनियां बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको दिखी गया है। सही टाइम पे इन्वेस्ट करी गई कंपनियों में बुरा नहीं होता है। दूसरी चीज, जोमैटो का एग्जांपल लेते हैं। हर कंपनी को हमें प्रॉफिट के मल्टीपल से नहीं देखना है। जोमैटो हमें उसका फ्यूचर ग्रोथ देखना है। जोमैटो जब लॉस मेकिंग थी और जैसे ही उसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, 2, 4, 5, 7, 8, 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और उसका शेयर प्राइस 250 रुपए पहुंच गया, हम क्या करते हैं? हम देखते हैं यार उसका पी तो बहुत बढ़ गया, अभी तो कुछ ही प्रॉफिट दिखाया है, आगे जाके उसका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। इस लॉजिक से हम फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हैं उस कंपनी में और उस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, हमें ऐसी कंपनी को देखना चाहिए पेग, विच इज पीईजी, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ। ओके, ये नॉर्मल पी रेशियो से कैसा अलग है? इसमें ये फर्क है कि हम नॉर्मल पी को उसके ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर हम देखें कि कंपनी का पी 30 का है और कंपनी की ग्रोथ रेट 20% है, तो उसका पेग हो गया 1.5। ध्यान रखिए, एज अ रूल पेग शुड बी अराउंड मैक्सिमम ऑफ 1.5 to 2। इससे क्या होगा कि आप बहुत महंगी कंपनीज जो ग्रो भी नहीं कर रही हैं उनको खरीद रहे हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक शार्प रेशियो, मतलब रिटर्न्स को आप रिस्क से एडजस्ट कर रहे हो, हियर यू आर एडजस्टिंग फ्रॉम एन इन्फ्लेटेड पी, ना? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये था स्टॉक सिलेक्शन के कुछ न्यूआंसेस एंड कुछ तरीके। बट एक और टूल जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है वो स्टॉक स्क्रीनर। बट व्हाट इज इट एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं तो उसमें एक फिल्टर का फंक्शन होता है। हाँ। वो क्या करता है? हाँ बिल्कुल, वो हमें चीजें फिल्टर करके दे देता है। 500 एंट्रीज हैं, उसमें से हमें 20 एंट्री निकालनी है, फिल्टर करिए और आपको फिल्टर मिल जाएगा। सिमिलरली स्टॉक स्क्रीनर है, बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल पैरामीटर्स आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में 5000-7000 स्टॉक्स हैं, आपको चाहिए 5-10 स्टॉक, कैसे फिल्टर करें? तो वो स्क्रीनर के बेसिस पे आप वो स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आपको कंपनी चाहिए जिसमें कि प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा हो, आप फिल्टर कर लीजिए। मे बी बाजार में 5000 में सिर्फ 50 हैं, आपको चाहिए कंपनी जो 30% से ग्रो कर रही है हर साल, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यही स्टॉक स्क्रीनर काम करता है, एक स्कैनर की तरह आपको स्क्रीन करके स्टॉक्स दे देता है। गॉट इट। इसको थोड़ा हैंड्स ऑन तरीके से समझते हैं, लैपटॉप्स ले आते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जीएआरपी, ऐसे कई टर्म्स मैंने सुने स्क्रीनर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करते हैं? ये जानना जरूरी है कि हर अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल या वैल्यू स्टॉक्स कह लीजिए। आप बेसिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। मैं सस्ते स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए स्टॉक्स नहीं। अंडर वैल्यूड, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए का है और आपको आज 70 रुपए का मिल जाए तो आप पेट्रोल ले लेंगे। वैसे ही वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिनकी रियल वैल्यू स्टॉक्स की बहुत ज्यादा है बट बाजार में वो अवेलेबल सस्ते में है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, सस्ते भाव में मिल रहे हैं, सिंपल अंडर वैल्यूड, लो पी स्टॉक्स भी कह सकते हैं इनको। ओके। दूसरे हो गए ग्रोथ स्टॉक्स। आपके जो आपने सारे नाम लिए थे अभी, बीएससी, जोमैटो, हाई ग्रोथ और हाई प्राइस वाले स्टॉक्स। अगेन नॉट दोज 50,000 1 लाख रुपीज स्टॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। मतलब उनमें
ज़्यादा पी है और ग्रोथ भी है, तो वो तेजी से भाग रहे हैं, तो वो महंगे शेयर भी हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो ग्रोथ स्टॉक्स हो गए। तीसरा आपने बताया और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है विच इज गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें चीज अच्छी मिले, बिल्कुल वैसे ही गार्प है कि अगर हम कोई चीज महंगी खरीद रहे हैं, कोई महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ है कि नहीं है, तो ये गार्प वो चीज आपके लिए सॉल्व कर देता है। तो गार्प इज नथिंग बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। गॉट इट। तो ये जैसे गाप का एग्जांपल लेते हैं, गाप स्क्रीनर कैसे बनाते हैं हम? बिल्कुल, आइए देखते हैं ना। ओके। सो मैंने ये स्क्रीनर की वेबसाइट खोली है। इसमें एक ऑप्शन है, फ्री वेबसाइट है, आप भी जाके लॉग इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले क्लिक करते हैं, ये सामने आपके स्क्रीन का बटन आ रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट। मैंने एक्चुअली गार्प स्क्रीनर पहले से बनाया हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ इसको और मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये है गार्प का स्क्रीनर, देखिए कितना ईजी था। मैंने एक बटन प्रेस करा और आपके सामने स्टॉक्स फिल्टर हो गए एज पर गार्प। अब ये बनाते कैसे मैं आपको 5 मिनट समझा देता हूँ। इफ आई जस्ट स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, you will see what are the logics that I have used to create this GARP screener. Now ये लगता है बहुत बड़ी चीज़ है बट ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर, हाँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। थोड़ा पॉइंट वाइज चलते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें सामने, तो ये है मार्केट कैप विच इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो मतलब हम बहुत छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है। हमने यहाँ एंड ऐड कर दिया और हमने बोला कि नहीं, उस कंपनी की सेल्स कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ की साल की होनी चाहिए। तो सेकंड फिल्टर हो गया एंड सेल्स इज ग्रेटर देन 1000। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पेग रेशियो का, वो यहाँ यूज होगा। गार्प में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। तो पेग रेशियो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो पेग रेशियो शुड बी 0 एंड लेस देन 2। उसके बाद वही नॉर्मल कंडीशन हमारी, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 15% है, ऑपरेटिंग ग्रोथ प्रॉफिट 10% से ऊपर है, ईपीएस ग्रोथ 5 साल की 12% से हो रही है, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 15% लिया है मैंने। ये फिगर्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें 15 की जगह 20 लेना या 10 लेना, वो आपकी चॉइस है। सेकेंड लास्ट, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 3 ईयर्स का 15% से ऊपर है, एंड हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, वो 3 क्वार्टर्स बैक के नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो। ये स्क्रीनर आप खुद भी बना सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको बस जाके रन दिस क्वेरी कर दूंगा एट द एंड, एंड यू विल हैव योर लिस्ट ऑफ कंपनीज एज पर दी गार्प प्रिंसिपल। एक चीज ध्यान रखिए, ये अभी 63 रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये नंबर चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन एंड दी कंपनी परफॉर्मेंस। कि कंपनीज तो मिल गए बट इट्स नॉट लाइक कि इमीडिएटली हम पैसे डाल सकते हैं। और क्या चीज़ें आफ्टर दैट वी शुड लुक, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि स्क्रीनर एक फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्टरिंग है, उसके बाद नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स क्या होते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 63 कंपनीज तो हम लेंगे नहीं। हाँ, हमें चाहिए वही 10-12 कंपनीज पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो कि काफ़ी होता है एक न्यू टू मिड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए। अब इन 63 कंपनीज में आपको देखना है कि आपको कौन सा सेक्टर पसंद है। मान लीजिए आप बिलीव करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, और आपको लगता है एआई बहुत काम कर रहा है, एआई से बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, तो आप वो कंपनियां ढूंढिए जो एआई की तरफ ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आपको लगता है आईटी सेक्टर अंडर वैल्यूड है और आपको लगता है आईटी सेक्टर में पैसा लगाना है, तो इनमें से आप आईटी सेक्टर ढूंढिए। तो जो सेक्टर्स आपको पसंद है, आप वो 3 से 4 सेक्टर चूज कर लीजिए, उनमें से टॉप 2 to 3 कंपनीज बनाइए। देखिए आपकी बन गई 10-12 कंपनीज। वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच में ये फिल्टर्स कैसे डिफरेंट लगते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक बड़ा चेंज ये आएगा कि हमें लो पी कंपनीज चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं, तो वहां पे पी रेशियो कंपनीज का बहुत होगा, मान लीजिए 10 से 15 के बीच में। तो एक एस्टिमेट ले लीजिए कि लो पी कंपनीज विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनीज। गार्प स्क्रीनर, वैल्यू स्क्रीनर तो समझ आ गया है। व्हाट अबाउट कोई और हटके स्क्रीनर जो मतलब थोड़ा ऑफ बीट लॉजिक हो, जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं कंपनीज को? एक आपके लिए यूनिक स्क्रीनर बनाते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने बनाते हैं, एक न्यू स्क्रीन पर जाएंगे। मैंने क्वेरी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ और बताता हूँ इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखिए यूनिक क्या है इसमें, अगर आप कोई कंपनी चाह रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया हो, एफआई होल्डिंग बढ़ रही हो, डीआई होल्डिंग मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऐड करा है, चेंज इन एफआई होल्डिंग ग्रेटर देन 0.5, मतलब 5% से ज्यादा किसी एफआई इन्वेस्टर या एफआई इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग बढ़ाई हो, या किसी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने होल्डिंग बढ़ाई हो, तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से बड़ी ली है। अगर आप चाहते हैं कि आप 10,000 करोड़ की कंपनी कम से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन पुट अ 10,000 है। ओके, मैं 1000 रखता हूं। डेट टू इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है।
डेट टू इक्विटी लेस देन 1.5, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर लेस देन 0, कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम लास्ट ईयर ग्रेटर देन 0, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 10% से ज़्यादा है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 20% लिया। आप इसको 30% 40% भी कर सकते हैं। मैंने कहा है कि कम से कम 20% का स्टेक प्रमोटर के पास इस कंपनी में हो। अगर हम इसको रन करें तो ये कुछ कंपनीज आपके पास आएंगी जो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये 10, 12, 15 कंपनीज जो आई हैं, इनमें आपको जाके आज ही पैसा नहीं लगाना है। आपको रिसर्च करना है कि क्या ये आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग बैठती हैं। मे बी आपको वो कंपनीज चाहिए जहां पे 15-20% का ग्रोथ चाहिए हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू क्रिएट अ फिल्टर एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ स्क्रीन। ओके, हियर मेरे पास एक डाउट है कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डेट टू इक्विटी रेशोज का डेफिनेशन कि कौन सा अच्छा है क्या बुरा है वेरी करता है। तो ये स्क्रीनर कैसे उसके लिए मतलब एडजस्ट कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो एक ब्लैंकेट फिल्टर होता होगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखिए, हर एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अलग होगा। एक कंपनी एग्जांपल ले लेते हैं, एफएमसीजी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी है। कैश रोज आता है, लोग कस्टमर को पैसा, माल बिकता है, कैश आ जा रहा है, उस कंपनी के पास हार्डली एनी डेट होगा। विज़ावी एक स्टील मेकिंग कंपनी, उनके पास तो बहुत डेट होगा, उनको फैक्ट्रीज लगानी है, एग्जैक्टली, उनको प्लांट्स लगाने हैं। एयरलाइन कंपनी, उनको तो प्लेन्स खरीदने हैं, तो उनके पास ज़्यादा डेट होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो भी आप सेक्टर्स चुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े फिल्टर्स एडजस्ट कर लीजिए। तभी मैंने कहा ये ब्लैंकेट फिल्टर्स नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सेक्टर ढूंढ रहे हैं जहां पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई ही होगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीनर का चैप्टर एंड करते हैं। एक और टॉपिक पे आते हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल शेयर्स से कैसे अलग है? जो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं वो लिस्टेड शेयर्स कहलाते हैं। जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए उनको हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। तो मान लीजिए आपका फ्लिपकार्ट है, अभी वो एक अनलिस्टेड शेयर है। अगर आप आज फ्लिपकार्ट का शेयर बाजार से खरीदते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास शेयर होंगे, उनसे जाकर खरीदते हैं, तो वो एक अनलिस्टेड शेयर है। कल को जब फ्लिपकार्ट का आईपीओ आ जाता है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और आप उसका शेयर फिर वही टिकर पे देखते हैं ट्रेड होता हुआ, तो उसको हम लिस्टेड शेयर बोलेंगे। ओके, बट अनलिस्टेड शेयर्स की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? बिकॉज ये नॉट लिस्टेड, सो इज दिस बेसिस कि मुझे लगता है इसका प्राइस ये होना चाहिए या सम अदर फैक्टर? यू आर राइट, सर्टेन नंबर ऑफ थिंग जिसके बेसिस पे प्राइस इसका डिटरमिन होगा। एक तो डिमांड सप्लाई है। मान लीजिए आपको CSK के शेयर्स हैं, वो सब बाय करना चाहते हैं, तो ज़्यादा अगर डिमांड आएगी तो जो बेचने वाला है वो ज़्यादा पैसे मांगेगा। दूसरा ये भी होता है कि लास्ट फंडिंग राउंड जो कंपनी का था वो किस पे क्लोज हुआ। तो अगर वो लास्ट फंडिंग राउंड एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्लोज हुआ है तो समझ लीजिए वो एक तरीके का बेस बन जाता है। तीसरा एक और बड़ा रीजन हो सकता है आईपीओ। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जैसे कि अभी NSE का आईपीओ की बहुत बातें चल रही हैं, कल को अगर चेन्नई सुपर किंग का आईपीओ आ जाए, CSK का आईपीओ आ जाए, विक्रम सोलर एक कंपनी है, जो भी कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज का आईपीओ आने वाला होता है, जनरली उसमें तेजी आ जाती है और उसके प्राइसेस, डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा बाय करना चाहते हैं, उसके प्राइसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। तो हम इन अनलिस्टेड शेयर्स को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? तो अनलिस्टेड शेयर में एक ये प्रॉब्लम है कि ये आप खरीद बेच नॉर्मल शेयर्स की तरह नहीं कर सकते, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं। तो इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। जनरली आपको बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉड्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई सेबी नहीं है यहाँ पे बचाने के लिए। तो इट्स लाइक अ बायर एंड अ सेलर बाइंग इन द ग्रे मार्केट। तो अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि बीच में काउंटर पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि हेल्प कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है फॉर अ स्मॉल फी, तो आपको उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बाय करना चाहिए, जो कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है, ताकि आपके शेयर आपके पास आ जाए। ओके, नहीं तो वो ट्रस्ट मी ब्रो वाला सीन हो जाएगा। एब्सोल्युटली, तो इसमें ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक अनलिस्टेड शेयर्स नोटोरियस इसलिए हो गए थे क्योंकि HDB फाइनेंशियल का न्यूज़ आया था कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट में इट वॉज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, लेकिन जैसे IPO लिस्ट हुई वो प्राइस बैंड वॉज 40% लोअर देन जो ओरिजिनल अनलिस्टेड शेयर वाला प्राइस था। तो क्या आपको लगता है आर अनलिस्टेड शेयर्स वर्थ द हाइप? एक फिश के खराब होने से सारा तालाब खराब नहीं होगा। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर कुछ 1250 रुपये मार्केट में ट्रेड कर रहा था अनलिस्टेड स्पेस में। IPO आया 740 का, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अराउंड 40% का डिस्काउंट था। लोगों ने लगा था कि वो IPO आएगा, 1500-2000 फ्री का प्रॉफिट मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया IPO के पास आते ही इन सब अनलिस्टेड स्टॉक्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सेलर है उसको भी पता है कि अब सबको लेने का टाइम आ गया है, सब एग्जिट के लिए आ गए हैं और वो कुछ भी रेट चार्ज कर सकता है। NSE का IPO आने वाला है, और भी ऐसे IPOs आने वाले हैं, ये बाजार में न्यूज़ है।
इन सब के भी अगर आप प्राइसेस देखें तो इनकी प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अनलिस्टेड स्पेस में है वो है लिक्विडिटी। आप जब चाहे खरीदो जब चाहे बेच नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम एग्जिट, आप बेसिकली एक इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉक्स मिल गए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिले तो सेबी बचाने नहीं आएगा। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अनलिस्टेड स्पेस से दूर ही रहना चाहिए। जल्दी कमाई के चक्कर में अपना पैसा नुकसान ना करें। लेकिन फिर भी इफ समवन्स लाइक ओके रिस्क है तो इश्क है, मुझे अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने हैं बेचने हैं, व्हाट आर कॉमन थिंग्स जो उनको ध्यान में रखने चाहिए? एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाइए। ओके कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो या कोई रेपुटेबल सोर्स हो। दूसरा, वही बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आईपीओ आई ना। आईपीओ एक तरीका है अनलिस्टेड शेयर से निकलने का। तो दूसरा, अगर कोई कंपनी, आप सिर्फ उस कंपनी के लिए मत जाइए जिसका आईपीओ अनाउंस हो चुका है, उसका ऑलरेडी प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में बहुत बढ़ चुका होगा। तो अगर आपके पास 1 से 2 साल हैं होल्ड करने के लिए, अगर आप वेट कर सकते हैं और आपके पास एग्जिट रूट है, मतलब आईपीओ के थ्रू हो या आप वो शेयर किसी और को बेच सके कल को, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू डोंट बर्न योर फिंगर्स। स्टॉक्स का चैप्टर तो हमने फिनिश कर दिया है। अब आते हैं कुछ जनरल पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस पे। लेट्स से किसी की मंथली सैलरी इज अराउंड 50,000 रुपीज अ मंथ, उनको चाहिए 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में, उसके लिए कौन से 3 स्टेप्स है जो ये फॉलो कर सकते हैं टू अचीव दैट गोल? बहुत फेमस म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे म्यूचुअल फंड ने 19 से 20% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन, मतलब कुछ 15-20 साल से रेगुलर दे रहे हैं। बट कितने परसेंट लोग हैं वो लेने के लिए रहे? तो मैं आपको 3 नहीं, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ओके 20,000 रुपए इन्वेस्ट करिए 13% के रिटर्न पे, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मार्केट रिटर्न। हर साल इसको 7% से बढ़ाते रहिए, ना 4 ना 5 ना 10, 7-8% पे हमारी सैलरी बढ़ती है। मैं एज्यूम करूंगा 7% बढ़ाइए, प्रमोशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। 15 साल बाद आप 1 नहीं 1.5 करोड़ के मालिक होंगे। ओके 15 साल ये कंसिस्टेंटली करना है हर महीने? करके भूल जाइए, आपको चेक नहीं करना है। और मैं बता देता हूँ किस में करना है। आप करिए एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, कोई फैंसी फंड नहीं, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड पकड़ लीजिए और ये अमाउंट करिए और भूल जाइए। और देखिए मैजिक, अपने आप ये पैसा 1.5 करोड़ पे बन के तैयार हो जाए। ओके एंड 7% आपने कहा क्योंकि प्रमोशन साइकिल से ये कोइंसाइड करता है, सो दैट इन्फ्लेशन से ये ऐड पावर हो। ये मैंने इसलिए कहा कि जनरल अगर आप देखेंगे तो 7 से 10% का हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होती है हर साल। तो आई थॉट कि मैं उसका लोएस्ट नंबर लेता हूँ 7%, और प्रमोशन होती है तो और जल्दी से बढ़ती है, बट वो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा। मैंने सिर्फ 7% लिया है। 7% से उस अमाउंट को बढ़ाते रहिए हर साल, एंड फिर देखिए मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिलेटिवली सेफ माना जाता है? कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है क्या? देखिए, जब मार्केट गिरती है तो हमें बचना होता है। तो अब देख रहे हैं कि कौन सा कम गिरेगा या थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हमें ऐसे देखना है। तो इस सिनारियो में जनरली डिफेंसिव्स काम आते हैं। आपके एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, हिंदुस्तान लेवर, जिलेट, लोग खाएंगे तो सही। फार्मास्यूटिकल स्टॉक हो गए, लोग दवाइयाँ तो जरूर खरीदेंगे। या आईटी स्टॉक्स हो गए, इन सबको हम डिफेंसिव स्टॉक्स कहते हैं। ये जनरली कम गिरते हैं जब मार्केट कोई बड़ा क्रैश आता है, या फिर कहते हैं ना इसमें सिर बचाने की जगह मिल जाती है, तो ये थोड़े बढ़ भी सकते हैं। और जनरली लार्ज कैप कम गिरेंगे, तो मिड कैप स्मॉल कैप होंगे वो ज़्यादा गिर सकते हैं, बट लार्ज कैप थोड़े सेफ रहते हैं। लेट्स से इन 10 years टाइम उन्हें 50 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, तो उन्हें कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आप 20,000 की SIP स्टार्ट करिए। आप 3 फंड में लीजिए, ज़्यादा नहीं, 3 फंड। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए, एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, और एक हाइब्रिड फंड लीजिए। हाइब्रिड फंड में बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाइए, इसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन का फायदा भी मिलेगा। ठीक है, 10 साल में आपको 50 लाख रुपए जो चाहिए वो आपका इन ऑल प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर ये आप 10 से 15 साल कर दें इसको, तो 50 लाख 1 करोड़ बन जाएगा। ओके सो वो 5 साल का पीरियड जो एक्स्ट्रा है वो आप 50 लाख की जगह एक्स्ट्रा 50 लाख ले सकते हैं, इफ यू जस्ट स्टे इन्वेस्टेड फॉर 5 more years। इसका एक फायदा है कि मान लीजिए आपको 5-7 साल बाद कुछ पैसे निकालने की जरूरत पड़ भी गई, तो आप ये बैलेंस एडवांटेज फंड से निकाल सकते हैं। तो ये 3 फंड्स में एलोकेशन क्या होना चाहिए? टोटल SIP 20,000 है। 50% आप लार्ज कैप इंडेक्स में करिए, ठीक है, तो 10,000। 25% आप फ्लेक्सी कैप में करिए जो कि 5,000 हो गया, और बाकी 5,000 आप हाइब्रिड फंड जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें डाल सकते हैं। ओके गॉट इट। अर्लियर दिस ईयर आई रिमेंबर न्यूज़ आई थी कि गोल्ड 1 लाख क्रॉस कर चुका है, कुछ लोग तो कह रहे थे कि 1.5 लाख पहुंच जाएगा। देन सिल्वर की बात आई, दैट वाज आल्सो बिकमिंग सुपर पॉपुलर। एट एनी पॉइंट इन टाइम हम कैसे डिसाइड करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि सिल्वर में इन्वेस्ट करें? देखिए, एक चीज़ तो श्योर है कि
कुछ इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड और सिल्वर में होनी चाहिए। ठीक है, मैं जनरली कहता हूँ कि 10 से 15% का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड और सिल्वर में रखिए। कैसे डिसाइड करना है कौन सा एसेट क्लास लेना है, मैं एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो बहुत सारी कंपनियां भी यूज करती हैं, मे बी कॉमन नॉलेज ना हो। उसको कहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। बहुत सिंपल है, गोल्ड की प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर की प्राइस। हाँ, दोनों को सेम ग्राम पे ले आइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड आज मान लीजिए 10 ग्राम 1 लाख रुपए का है और सिल्वर 10 ग्राम 1000 रुपए का है, तो डिवाइड कर दीजिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो आ गया 100 का। हिस्टोरिकली ये रेशियो 60 to 70 के बीच में रहता है। अगर ये ज्यादा है, मतलब अगर 60-70 से ज्यादा है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू गो टुवर्ड्स सिल्वर, और अगर ये कम है तो आपको गोल्ड की तरफ आना चाहिए। ये एक थंब रूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। That's a really good hack. I didn't know about this ratio. Thank you so much for your time, Professor Vinny. This was very, very helpful and very useful. थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। स्टॉक स्क्रीनर, पहले 1 करोड़ का क्लियर रोड मैप, अनलिस्टेड शेयर्स, ऐसे हमने ढेर सारे टॉपिक्स आज कवर किए। वैसे आपको क्या लगता है, आर अनलिस्टेड शेयर्स वर्थ द हाइप? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.